गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने सच्चे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग जितने भी खेलते थे, आवारागर्दी करते थे, जितने भी घूमते फिरते थे, वो सारा चीज अब बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी एग्जाम की डेट आने वाली है। क्योंकि चुनाव खत्म, तो अब जो चुनाव होगा, जो लहर होगा, वो आपका एग्जाम को लेके आएगा। तो चलिए, मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स पे। आज का जो क्लास 3 होगा वो ज्योग्राफी का, जिनका मेजर और माइनर सेमेस्टर 1 में जिनका ज्योग्राफी है, आज उन्हीं की क्लास 3 होगी। और ये क्लास 3 में लॉन्ग आंसर होगा। 2 क्लास मैंने कर दिया है लॉन्ग आंसर का, पहला और दूसरा, वो जाके आप लोग विजिट कर ले और एक बार उसको भी समझ ले, तब उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा। चलिए, JH एग्जाम फ्लैक्स एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जितनी भी प्रिपरेशन है उनकी वो सारी करवा रही है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5वां कि ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा क्या है एवं ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत व प्रकार की व्याख्या कीजिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी इसकी थ्योरी करवाई नहीं है। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चल जाइएगा तो इसका क्लास पूरा डीप नॉलेज देंगे, और डीप नॉलेज जो देंगे वो विथ मैप, यानी मैप से सारा चीज फिर आप लोग को जानकारी दिया जाएगा ज्योग्राफी में। तो पूछा है क्वेश्चन कि ज्वार भाटा क्या है, आज उसी को जानेंगे। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, किसके? सूर्य या चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा कैसे आएगा भैया? तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, जब सूरज और चंदा जब दोनों मिल जाएंगे और इन लोग आकर्षण यानी ग्रेविटी लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, किसमें? समुद्र में, तो क्या होगा? समुद्र में लहर उठेगा, और वही लहर को हम लोग ज्वार और भाटा कहेंगे। और जो लहर उठेगा ऊपर गिरेगा उसको ज्वार कहेंगे, और जब नीचे आएगा उसको भाटा कहेंगे। ज्वार भाटा सामुद्रिक जल की गतियों में से एक अधिक महत्वपूर्ण है। यानी ज्वार भाटा कहाँ आएगा भैया? तो ज्वार भाटा खाली समुद्र में, तो कुआं नली तालाब में ज्वार भाटा ना है तो कहाँ है? तो समुद्र में आएगा। कैसे आएगा? जब सूर्य और चंद्रमा दोस्ती कर लेता, जब सूर्य और चंद्रमा आपस में मिल जाता तो ये सब क्या करता? रे समुद्रवा तो इन मार तो रे, तो समुद्र में इन लोग आकर्षण बल लगाएगा, यानी अपने और खींचने का कोशिश करेगा। तो वही जब समुद्र का लहर यानी जब समुद्र का पानी ऊपर उठेगा तो उसको ज्वार कहेंगे, और जब ऊपर उठ के नीचे गिरेगा तो उसको भाटा कहेंगे। चलिए, और ये कहाँ होगी? तो ये जो ज्वार भाटा जो देखी जाती है वो सिर्फ समुद्र में ही देखी जाती है। समुद्र जल एक तरंग के रूप में उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। भैया तू उठ गली, यानी समुद्र के पानी उठ गया, सुता था तो उठ गया, तो उसको ज्वार कहेंगे। इसी क्रिया में समुद्री जल तरंगों के रूप में ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है, ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है। किंतु जब वह समुद्री जल पुनः पीछे हटता है, अर्थात सागर तली की तरफ लौटता है, तो उसे क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं ज्वार भाटा को, तो आप लोग चल जाइए गोवा वाले बीच पे, जहां जहां समुद्र है। गोवा लोग कहाँ जाएंगे अभी समर वेकेशन में? गोवा। तो कहाँ? बीच पे। तो वहीं कहीं ना कहीं आप लोग को गोवा वाले बीच में ज्वार भाटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि समुद्र का जल 24 घंटे में 2 बार तट की तरफ बढ़ता है। समझ लीजिए, समुद्र का जो जल है वो 24 घंटे में 2 बार आना जाना करेगा। 2 बार पहले घाट पर आएगा, यानी समुद्र के किनारे घाट पर जहां आप लोग नहाइएगा वहां, और वहां से पीछे अपने और। वही बोलता है कि 24 घंटे में 2 बार
तट की तरफ बढ़ता है अर्थात ऊपर उठता है एवं 2 बार उतरता है अर्थात नीचे गिरता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। यानी ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आती है, वो देखने को आपको मिलेगा समुद्र वाले इलाके में। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब देखो, सबको पता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज ये तीनों मिल गया तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है, जिसके कारण ज्वार भाटा उठता है, यानी ज्वार भाटा आती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। इस तरह चंद्रमा को पृथ्वी की धरातलीय सतह वाले भाग को ठीक पीछे चंद्रमा की धरातलीय सतह 390,400 किलोमीटर की दूरी पर होगी, यानी 3,90,400 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यही कारण है कि चंद्रमा के समक्ष पड़ने वाले पृथ्वी के समीपवर्ती भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है एवं इसके ठीक पृष्ठ भाग पर कम प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण 24 घंटे में 2 बार ज्वार एवं भाटा आती है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वार भाटा क्या होती है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे आती है वो भी समझ में आ गई होगी और कितने बार आती है वो भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब देखिए क्या बोलता है, पहला संतुलन सिद्धांत। क्या बोलता है? संतुलन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? संतुलन सिद्धांत आइजक न्यूटन। कौन? आइजक न्यूटन 1687 में किया था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर बल देते हुए बताया कि वस्तु में आकर्षण बल होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स होती है किसी भी थिंग्स में, जिससे सदैव संतुलन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बना रहता है। इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जल खींचा जाता है, जिससे ज्वार आता है। कहीं ना कहीं पृथ्वी के हर वस्तु में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी आकर्षण बल लगता है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का जल भी कहीं ना कहीं, जो पृथ्वी है वो जल को अपने ओर खींचने की कोशिश करेगी और जल भी कहीं ना कहीं पृथ्वी को अपने ओर खींचने की कोशिश करेगी। तो लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो वही जो खींचने की जो कोशिश होती है उसी को ज्वार कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास स्थित है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। इसी कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक पड़ती है। जब पृथ्वी का जब चंद्रमा का आकर्षण भार यानी आकर्षण बल पृथ्वी पे सबसे अधिक पड़ेगी, जब चंद्रमा की आकर्षण बल पृथ्वी पे सबसे अधिक पड़ेगी तो उससे ही हमारे पृथ्वी पर ज्वार भाटा आएगी। दूसरा क्या बोलता है? गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत क्या है भैया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाप्लास किए थे। कौन किए थे? लाप्लास ने किया था। कब किया था? 1755 में। ये गति सिद्धांत कहीं ना कहीं इसके बारे में इतना ही जानकारी हमको प्राप्त हुई है। मैं क्या बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। इसकी थ्योरी क्लास जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो डीप होगा, थ्योरी क्लास डीप होगा। ये सिर्फ फोकस किए हैं आपके एग्जाम को लेके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है प्रागामी तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1833 में विलियम हावेल ने किया। कब किया? 1833 में। कौन किया? विलियम हावेल ने किया, जिसे सी बी एरी ने नहर सिद्धांत का नाम दिया। देखो प्रागामी तरंग सिद्धांत का नाम कौन दिया? तो दिया विलियम हावेल ने। कब दिया? 1833 में दिया, जिसे सीबी एयरी ने नहर सिद्धांत का मतलब कि प्रागामी तरंग सिद्धांत को हम लोग नहर सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार जो एक लहर के समान होती है, ज्वार एक लहर के समान होती है, चंद्रमा से उत्प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम की दिशा और भ्रमण करती है तथा जो दक्षिण गोलार्ध में स्थल के अभाव के कारण दक्षिण से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर खिसकती है। अब देखो क्या बोला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा से उत्प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करती है। कौन? देखिए क्या बोलता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार जो एक लहर के समान है, ज्वार जो एक लहर के समान है, ज्वार जो समुद्र में आ रही है उसको हम लोग ज्वार कर रहे हैं, तो वही ज्वार जो लहर के समान है वो चंद्रमा से उत्प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करती है तथा दक्षिण गोलार्ध में स्थल के अभाव के कारण दक्षिण से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर खिसकती है, जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। जब ये तरंग शिखर तट पर पहुंचती है तो ज्वार आता है और जब ये तरंग की द्रोणी आती है तो भाटा आता है। कहीं ना कहीं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो लहर उठ रही है, जिसे हम लोग ज्वार के नाम से जानते हैं, वो पश्चिम से पूर्व घूमने की कोशिश करेगी, पश्चिम से पूर्व घूमने की कोशिश करेगी। तो जब वो घूमती है तो उसी को ज्वार कहेंगे, और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर जब ये खिसकती है, द्रोणी जब बनाती है, तो उसे हम लोग भाटा कहेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो तरंग है, क्या है इसका टॉपिक, जो प्रागामी तरंग सिद्धांत, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इसका हम लेक्चर लेके आएंगे आपके एग्जाम के बाद। जो भी डॉट्स होगी वो सारी चीज क्लियर करवाई जाएगी JAT एग्जाम्प्लेक्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। क्या है? स्थैतिक तरंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन अमेरिका विद्वान RA हैरिस ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर ज्वार भाटा की क्रिया प्रत्येक महासागर में स्वतंत्र रूप से आती है। मतलब कि ये क्या बताया स्थैतिक तरंग सिद्धांत में, यह बताया गया है कि पृथ्वी पर जो भी ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो स्वतंत्र रूप से आता है, कोई आकर्षण बल नहीं है और कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अब देखिए हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा में पाए जाने वाले गुणों विशेषताओं के आधार पर ज्वार भाटा को 7 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। कितने प्रकार में? तो 7 प्रकार में। पहला है दीर्घ ज्वार। पहला क्या है? दीर्घ ज्वार। देखिए दीर्घ ज्वार भाटा जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधे में सरल रेखा में स्थित, जब सूर्य भी एक साथ, पृथ्वी भी एक साथ और चंद्र भी एक साथ, यानी चंदा भी, तीनों एक समान रेखा में सीधे में स्थित होते हैं, तो सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति समुद्र का जल आकर्षित होता है। आपको पता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल की मात्रा अधिक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स किसमें लगेगा? तो जल में ही लगेगा। वही बोलता है तो सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्र का जल आकर्षित होता है, जिससे ऊंचे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की स्थिति पूर्णमासी एवं अमावस्या के दिन उपस्थित होती है। तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो ज्वार भाटा आएगा ये आज
बुध पूर्णिमा है तो कहीं ना कहीं पूर्णमासी के दिन, नहीं तो फिर दिवाली अमावस्या के दिन आएगा। चलिए आगे पढ़ते, ये है दीर्घ ज्वार। दूसरा जो है उसे कहेंगे लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या है? लघु ज्वार तब आते हैं जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा स्थित समकोणीय होती है, एक समकोण बनाता है, उसी समय लघु ज्वार आता है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी की तिथियों को सूर्य एवं चंद्रमा, हम लोग हिंदू है भैया तो थोड़ा सा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी समझ में आता होगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी की तिथियों को सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोणीय स्थिति बनाते हैं, यानी समकोणीय स्थिति पैदा करते हैं। सूर्य भी महासागर जल की अनेक दिशाओं से आकर्षित करता है। तो इस स्थिति में क्या है? तो इस स्थिति में किसी एक क्षेत्र में अधिक आकर्षित शक्ति न लग पाने के कारण ज्वार की ऊंचाई अन्य तिथियों की अपेक्षा कम रह जाती है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। इसको शॉर्ट वे में समझिए ना, लघु ज्वार किसे कहेंगे? तो लघु ज्वार उसे कहेंगे सर जो ऊंचाई में, यानी जिसकी इतनी ऊंचाई होनी चाहिए उस ऊंचाई से कम में जो लहर आती है उसे ही लघु ज्वार भाटा कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है उच्च भूमि एवं निम्न भूमि ज्वार भाटा। अब उच्च भूमि एवं निम्न भूमि ज्वार भाटा क्या है? देखिए, पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा जब जब पृथ्वी की निकट दूरी पर रहता है, जब जब पृथ्वी के नजदीक रहता है, तो इसे चंद्रमा की उपभूमि स्थित कहा जाता है। तो इसे चंद्रमा की उपभू स्थित कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक रहेगा तो इसे उपभू स्थित कहा जाएगा। इस स्थिति में चंद्रमा की ज्वार उत्पादक, इस स्थिति में चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति और औसत रूप से अधिक होती है, जिससे उच्च ज्वार आता है। जिससे क्या आता है? उच्च ज्वार आता है। अब इसमें क्या होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक रहेगी तो ज्वार भी सबसे अधिक आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण बल से ही ज्वार भाटा आता है। तो जब पृथ्वी चांद के नजदीक होगा तो ज्वार भी उच्च आएगी, यानी सबसे हाई लेवल में आएगी। इस ज्वार की ऊंचाई जो होती है सामान्य ज्वार की अपेक्षा 15 से 20% से अधिक होती है। इसके विपरीत जब पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चांद, पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चांद पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर रहता है तो उसे अपभू ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अपभू ज्वार कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति के कम हो जाती है, इसलिए ज्वार कम ऊंचाई तक आ पाते हैं। इसे निम्न भूमि ज्वार कहा जाता है। अब देखो, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक रहेगी तो ज्वार भाटा बहुत हाई लेवल का, मैंने जितना आता है उससे 15 से 20% अधिक ऊंचा तक आएगा। अब वही पृथ्वी जब दूर हो जाएगा तो निम्न आएगा, जो आता था उकरों से कम आएगा। अपना लैंग्वेज में समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अयनवृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार भाटा। क्या है? अनुवृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार भाटा। क्या बोलता है? हाँ, पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी परिभ्रमण की स्थिति में उत्तर एवं दक्षिणायन होते रहता है। अब जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। उत्तरायण एवं दक्षिणायन होते रहता है। चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क एवं मकर रेखा पर क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है। अब देखो,
जब हम लोग पृथ्वी का अक्षांश रेखा पढ़ेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, ये जब रेखा पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग पृथ्वी की गति को जानेंगे, चंद्रमा की गति को जानेंगे। तो वही बोलता है कि जब यानी चांद जब पृथ्वी के अधिक झुकाव कर्क रेखा और मकर रेखा पर होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा पे अधिक झुक जाता है तो उस समय उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है। फलतः कर्क एवं मकर रेखा पर आने वाले ज्वार को क्या बोलता है? कर्क एवं मकर रेखा पर आने वाले ज्वार को अयनवृत्तीय ज्वार कहा जाता है। अब जो ज्वार कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो आएगी उसे अयनवृत्तीय ज्वार कहा जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कर्क रेखा और मकर रेखा कहीं ना कहीं देशों से होके गुजरी है। तो उस सब देशों में जिस देश में इलाका मतलब जिस इलाका में समुद्र स्थित है और उस समुद्र से रेखा गुजरती है और वहां जब ज्वार भाटा आएगा तो उसे अयनवृत्तीय ज्वार कहा जाएगा। चंद्रमा जो है भूमध्य रेखा पर प्रत्येक महीने लंबवत होता है। अब कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो भूमध्य रेखा पर हर एक महीना सीधे उसका प्रकाश फैलता है, यानी एक ऐसा समय आएगा हर महीना में एक ऐसा दिन आएगा कि पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दोनों बराबर भागों में बांटती है, कहीं ना कहीं चांद भी उसके सामने आ जाएगा। वो हर महीने में देखने को मिलता है। फलतः ज्वार की दैनिक असमानता नहीं मिलती, बल्कि दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार की ऊंचाइयां बराबर रहती है। इन्हें ही भूमध्य रेखा ज्वार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है दैनिक ज्वार भाटा। अब ये दैनिक ज्वार भाटा क्या है? एक ही स्थान पर प्रत्येक दिन एक ज्वार एवं एक भाटा आने की स्थिति को दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। हर रोज आएगा वहां और एक बार आएगा, एक बार ज्वार एक बार भाटा, एक ही स्थान पर घुरी घुरी ज्वार भाटा आ रहा है, मतलब रोज आ रहा है, तो उससे ही हम लोग दैनिक ज्वार भाटा कहेंगे। इस प्रत्येक ज्वार भाटा में 52 मिनट का अंतर होता है, यानी कितना मिनट का? 1 घंटा का मान के चलिए, 1 घंटे का 52 मिनट का अंतर होता है। माने 52 मिनट में आपका ज्वार आएगा तो 52 मिनट बाद भाटा आएगा। ऐसा ज्वार चंद्रमा की झुकाव गति के कारण आते हैं। दैनिक ज्वार भाटा को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की स्थिति गतियों समय अनुसार अत्यधिक प्रभावित करती है। अब कहीं ना कहीं दैनिक ज्वार भाटा क्या है? तो दैनिक ज्वार भाटा उसे कहेंगे सर जो एक दिन में ही आती है, एक दिन में ही आती है और रोज आती है। ज्वार का आने का समय 52 मिनट होता है, तो ठीक 52 मिनट के बाद वहीं पर भाटा आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वार भाटा की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम क्या बोले, हम फोकस सिर्फ ज्वार भाटा को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, ना कि इसका डीप नॉलेज दे रहे हैं। हम डीप नॉलेज देंगे जब आपकी सेमेस्टर आगे बढ़ेगी, तब अभी एग्जाम सर पे है, इसीलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं और थोड़ा सा रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जो भी डॉट्स होती है, जो भी कंफ्यूजन होती है, नीचे कमेंट में आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, तो हम एग्जाम के बाद हम आप लोग का सारा क्वेश्चन का जवाब देंगे। और एग्जाम से रिलेटेड, अभी क्लास से रिलेटेड जो है वो पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भूकंप, जिसको वॉल्केनो कहते हैं। आई थिंक सॉरी वॉल्केनो नहीं कहेंगे, इसको अर्थक्वेक कहेंगे। हाँ, भूकंप क्या है और इनके प्रकारों का विवेचना करें। अब हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप। देखिए क्या बोलता है, भूकंप पृथ्वी की पपड़ी या पृथ्वी के ऊपरी आवरण में अचानक ऊर्जा निकलने के कारण होने वाला जमीन का हिलना है। अचानक जमीन हिल गया,
अचानक तू हिल गली तो कहीं ना कहीं ये भूकंप का कारण होता है। भूकंपों की लंबाई अलग अलग हो सकती है। क्या हो सकती है? भूकंपों की लंबाई अलग अलग हो सकती है और वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बहुत मुश्किल महसूस किया जाता है और जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो लोगों को हवा में उछाल देते, रे बाबा एकदम बॉल जैसा हवा में उछाल देते हैं और पूरे शहर पे कहर बरसा देते हैं। कुछ होता है कि महसूस नहीं होगा और कुछ इतना भयानक होगा कि पूरे शहर को तबाह कर सकता है। किसी क्षेत्र की भूकंपीयता या भूकंपीय गतिविधि एक समय अवधि में अनुभव किए गए भूकंपों की आवृत्ति, प्रकार और आकार है। भूकंप मापने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्मोमीटर माप का उपयोग किया जाता है, जिसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर से मापा जाता है। पूरे विश्व के लिए आघूर्ण परिमाण अब तक का सबसे प्रचलित पैमाना है, जिसके बारे में लगभग 5 तीव्रता से बड़े भूकंप दर्ज किए जाते हैं। मतलब कि 5 ऐसा बहुत बड़ा भूकंप है जो पूरे दुनिया को तबाह कर दिया। देखिए कितने प्रकार के हैं। पहले देख लेते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप के 4 मुख्यतः प्रकार है: टेक्टोनिक, ज्वालामुखीय, पतन और विस्फोट। यही 4 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार का एक अलग तंत्र के कारण होता है। प्रत्येक प्रकार एक अलग तंत्र के कारण होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक अलग प्रकार का कंपन होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है विवर्तनिकी भूकंप। पहला क्या है? विवर्तनिक भूकंप। क्या है ये समझिए। टेक्टोनिक भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण, किसके? पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण जो भूकंप आती है उसे विवर्तनिक भूकंप कहते हैं, यानी टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है और व्यापक क्षति का कारण बन सकती है। जो प्लेट टेक्टोनिक भूकंप जो आती है वो बहुत घातक होती है और कहीं ना कहीं ये हादसा का शिकार भी होती है, इसलिए इसे बहुत घातक माना जाता है। इसका कारण क्या है? टेक्टोनिक भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की प्लेटें हिलती है। जब पृथ्वी में रहा प्लेट हिल गया तब टेक्टोनिक प्लेट आएगी, यानी टेक्टोनिक प्लेट भूकंप आएगी। ऐसा तब हो सकता है जब 2 प्लेट आपस में टकराएगी तो टेक्टोनिक भूकंप आएगी। जब एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक जाती है या जब मेंटल की हलचल से प्लेट हिलने के लिए मजबूर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में विवर्तनिकी भूकंप आती है। यानी प्लेटों के खिसकने से, प्लेटों के हिलने से टेक्टोनिक प्लेट यानी टेक्टोनिक भूकंप आती है। इसके प्रभाव क्या है? टेक्टोनिक भूकंप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं और व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं। बहुत खतरनाक भूकंप होता है ये। वे सुनामी और भूस्खलन जैसे अन्य प्राकृतिक आपदाओं को भी ट्रिगर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने आवेश में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक जो भूकंप होते हैं वो बहुत घातक होते हैं और आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। दूसरा देखिए ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे, कहां? पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा की हलचल के कारण होते हैं। मैग्मा की हलचल के कारण होते हैं। वही मैग्मा जो नीचे ग्रेनाइट के रूप में जाना जाता है। ये क्लास हम लोग कर चुके हैं। ये क्लास को अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्लास आप लोग देख ले। ज्वालामुखी भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा की हलचल के कारण होते हैं। ये भूकंप अक्सर टेक्टोनिक भूकंपों से छोटे होते हैं, माने तनी सुन के लिए आ गया भूकंप, एकदम तनी सुन के लिए, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं। कारण
चलिए इसके कारण को समझते हैं। ज्वालामुखीय भूकंप तब आते हैं, ज्वालामुखीय भूकंप तब आते हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे चला जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे चला जाता है तब ज्वालामुखीय भूकंप आती है। ऐसा तब हो सकता है जब मैग्मा पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है या जब यह ज्वालामुखी से निकलता है। मतलब कि जब प्लेट जो होती है वो ऊपर की ओर खिसकती है, ऊपर नीचे होने लगेगी, तब समझिएगा कि ये ज्वालामुखी भूकंप हम लोग महसूस करेंगे और बहुत कम समय के लिए आएगा और हो सकता है कि ज्यादा क्षति पहुंचा दे। इसका प्रभाव क्या होगा? ज्वालामुखीय भूकंप काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही वो आमतौर पर टेक्टोनिक भूकंपों से छोटे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं को भी आवेश में ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा, संकुचित भूकंप। कौन सा है? संकुचित भूकंप। हम लोग भूकंप के प्रकारों को देख रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए तैयार किया गया क्वेश्चन है। अभी आप लोग का एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जब आएगी एग्जाम के बाद, वो डीपली नॉलेज आप लोग को दिया जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए तीसरा देखते हैं, संकुचित भूकंप। ढहन वाले भूकंप तब आते हैं जब इमारतें या अन्य संरचनाएं ढह जाती है, यानी ढह गई, यानी गिर जाती है। तब जैसे इमारतें हैं सब गिर गया तो उसको ढह वाले भूकंप भी कहते हैं। ये भूकंप आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये आबादी वाले इलाके में आते हैं तो जानलेवा हो सकते हैं। या टेक्टोनिक से भी कम, ज्वालामुखियों से भी कम जो भूकंप, ओकरों से कम, तनी सुन के लिए आता है, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ढहा देता है, यानी गिरा देता है। ढहने वाले भूकंप, इसका कारण क्या है देखते हैं। ढहने वाले भूकंप तब आते हैं जब इमारतें या अन्य संरचनाएं ढह जाती है। अब इमारत गिर गया, अभी इमारत गिर गया, कुतुब मीनार गिर गया, तब आप लोग को समझना है अच्छा ये ढहाए वाला भूकंप लो है, मतलब ये इमारत गिराने वाला भूकंप आया था। यह कई कारणों से हो सकता है, जिसमें खराब निर्माण, खराब मौसम या भूकंप शामिल है। इसका प्रभाव क्या है? पतन भूकंप आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर वे आबादी वाले इलाके में आते हैं तो जानलेवा हो सकता है। बहुत छोटा सा होता है, इसको बहुत छोटा पार्ट में इसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में जब ये आएगा तो जानलेवा भी हो सकता है। वे आग और गैस रिसाव जैसी दूसरी आपदाएं भी पैदा कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं, जो है लास्ट जो है उसे विस्फोट भूकंप कहेंगे। क्या बोलेंगे? विस्फोट भूकंप बोलेंगे। विस्फोटक भूकंप विस्फोटकों के विस्फोट के कारण होता है। देखिएगा क्या बोलता है, विस्फोटक भूकंप विस्फोटकों के विस्फोट के कारण होते हैं। ये भूकंप आमतौर पर और भी छोटा होता है, यानी बौना होता है, पूरा छोटा होता है, लेकिन अगर ये आबादी वाले इलाके के पास आते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कुल मिला के देखें तो कोई ऐसा भूकंप नहीं है जिससे हम लोग को फायदा हो। अगर 4 को देखें तो कोई ऐसा भूकंप नहीं जिससे हम लोग को प्रॉफिट होगा, जिससे हम लोग को खुशी मिलेगा। सब भूकंप जो आ रहा है कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचा रहा है। इसका कारण विस्फोटक भूकंप विस्फोटकों के विस्फोट के कारण होते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जिनमें
खनन, निर्माण या युद्ध शामिल है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो चांस होता है वो विस्फोट, भूकंप आने का चांस अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रभाव को देखते हैं। विस्फोट, भूकंप आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर वे आबादी वाले इलाके के पास आते हैं तो नुकसान पहुंच सकता है। वे आग और गैस रिसाव जैसी दूसरी आपदाएं भी पैदा कर सकते हैं। भूकंप के अन्य रूप भी हो सकते हैं, जिनमें शामिल है आफ्टर शॉक, फोर्स शॉक और प्रेरित भूकंप। ये सब हम लोग बाद में समझेंगे। आफ्टर शॉक वास्तव में एक छोटा भूकंप है जो बड़े झटके के बाद मुख्य झटके के स्थान के पास आता है। इनमें तीव्र भूकंप से पहले उसी क्षेत्र में आने वाले भूकंप को फोरशॉक कहा जाता है। मानव प्रभाव जैसे खनन, सिंचाई परियोजनाएं और अपशिष्ट निपटान प्रेरित भूकंप के कारण बनते हैं। मतलब कि ये जो फोरशॉक भूकंप है, उसके बाद जो आफ्टर शॉक भूकंप है, ये कहीं ना कहीं इसका मुख्य आने का कारण खनन हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा और भी बहुत कुछ इनके कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये भूकंप आते हैं। तो आखिर ये भूकंप का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, ये सारे चीज जो इतना हम भूखे हैं उसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि भूकंप अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी और जानलेवा प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप के विभिन्न प्रकारों, उनके कारणों और भूकंप की स्थिति में आप खुद को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम ये कोशिश किए हैं कि ये भूकंप जो आपका एग्जाम में आएगा उसको समझाने के लिए अच्छा प्रयास किए होंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो समझेंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।